नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी झा आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं और उनका निदान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर महिला के जीवन में गर्भावस्था एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है, परंतु इस दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव या हार्मोनल बदलाव बहुत सारे समस्याओं को साथ लेकर के आती हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस श्वेता मैम। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि मैम हम लोग जानते हैं, गर्भावस्था जो है लगभग 9 महीने लग जाते हैं इसमें। 9 महीने का ही पूरा समय होता है, जिसको हम लोग 3 ट्रिमेस्टर वाइज इसको बांटते हैं। तो जिस तरह से हमारा जैसे 3 ट्रिमेस्टर में पहले तिमाही में कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पे देखने को मिलती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली जो लेडीज आती हैं नौजिया की टेंडेंसी लेकर आती हैं, जी मचलाना, बार बार उनको उल्टी होना, है ना। ये 3 मंथ to 4 मंथ मैक्सिमम होता है। इसमें हम लोग जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि सुबह ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहने को, कुछ सुबह उठते ही कुछ भी बिस्किट से, आलमंड से, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले लेना है और उसके बाद ही कुछ अब बेड से उठना है। जनरली ये सब होती हैं। नौजिया की मेनली समस्या होती है, नौजिया और वॉमिटिंग। मैम, इस दौरान देखा जाता है जैसे कि ये शुरुआती महीना होता है, तो इस दौरान बहुत सारे समस्याओं में एक ये भी समस्या आती है कि जैसे उन्हें वोमिटिंग होने लगता है या फिर इस तरीके जैसे अभी आपने बताया नौसिया जैसी समस्याएं। तो इनका क्या कारण होता है? इनका कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। शरीर में, बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीटस जो आते हैं उसके कारण हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ना। इसके कारण ही मेनली नौजिया होती हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट इशू जो बच्चे माँ जो पहली बार कंसीव करती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली ये समस्या होती हैं। फिर वो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये फिर समस्या कम हो जाती हैं। इस दौरान बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग जैसी समस्याएं या फिर एब्डोमिनल पेन जो उन्हें महसूस होता है, तो ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ब्लीडिंग का मेनली प्रॉब्लम्स क्यों होती है? एक्चुअली किन्हीं लेडीज में ना प्लासेंटा, जिनको हम लोग जनरल भाषा में पुरैन कहते हैं, प्लासेंटा, वो प्लासेंटा किन्हीं पेशेंट को नीचे हो जाती है ना। लोअर हम लोग प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, फिर लो लाइंग प्लासेंटा हो जाता है। इसमें प्लासेंटा जो जनरली ऊपर होता है, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया प्लासेंटा नीचे आ जाता है। इसके कारण वो कभी कभी एक्सर्शन के कारण या कुछ और भी बहुत सारे कारणों के कारण वो ब्लीडिंग होने के लगती है। मेनली प्लासेंटा के कारण होती है, जब प्लासेंटा नीचे रहता है उसके कारण। मैम, पहले तिमाही के दौरान बहुत सारे महिलाओं में ये भी देखने को मिलता है कि मिसकैरेज जैसे उनका एक खतरा रहता है उनका। तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे कि वो मिसकैरेज जैसी समस्याओं से वो दूर रहे? मिसकैरेज का मेनली कारण जेनेटिक भी होता है। पहले कारण को रूल आउट करना है। क्यों? मेरा कभी कभी होता है कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज जो होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, है ना। मैक्सिमम केसेस में पाया जाता है। इसमें कि एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि जो महिला की जो अंडा होती है वो लास्ट स्टेज में कंसीव, मतलब जो दोनों हस्बैंड वाइफ जब रिलेशनशिप में आते हैं, है ना, तो उसके जो अंडा होते हैं वो पुराने अंडे या स्पर्म जो होता है वो पुराना होता है। जब वो लोग फर्टिलाइज करते हैं तो वो सक्सेस नहीं बन पाता है। फिटस जो होता है वो फिटस सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वो आगे चल के वो मिसकैरेज हो जाता है ना। या फिर कभी कभी शरीर में हार्मोनल चेंज, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा कम हो जाना, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा आ जाना, इसके कारण भी मिसकैरेज की समस्या होती है। ओके मैम, जब अब बात अगर हम लोग करें दूसरे तिमाही की, तो इस दौरान अनीमिया जैसे जो परेशानियां हैं आमतौर पर देखी जाती हैं, तो इनके क्या कारण है? और जैसे अनीमिया जैसे किसी को हो जाता है तो उसको डायग्नोज कैसे किया जाए? एनीमिया तो एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन देखना पड़ता है कितना। जनरली विलेज में एनीमिया बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वहाँ पे महिलाओं को खान पीन अच्छे से नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आयरन की कमी हो जाने के कारण एनीमिया की समस्या मिल जाती है। और तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोस बस हम लोग जब आती हैं महिलाएं, जब क्लिनिक या जनरली ओपीडी जहाँ भी आती हैं, हॉस्पिटल जहाँ भी आती हैं, वहाँ जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन कितना है, आँख का नीचे का पार्ट देखते हैं। इसके कारण ब्लड का कलर, शरीर का कलर, इसके कारण हम लोग पता चलता है कि अनीमिया है या नहीं। हालांकि ये जो दूसरा तिमाही होता है इसमें इसको सभी लोग कंफर्ट जोन समझते हैं कि हाँ पहले तिमाही से तो हम लोग गुजर चुके हैं और वहाँ पे ज़्यादा मीन्स जो भी हार्मोनल चेंजेस थे या उनके कारण जो भी उन्हें समस्याएं देखने को मिली उन्होंने मतलब वो यूज टू हो जाती हैं महिलाएं। लेकिन दूसरा ट्रिमेस्टर आते आते फिर वो थोड़ी कंफर्ट जोन में आ जाती हैं।
तो यहाँ जब दूसरे ट्रिमेस्टर में आती है, लेकिन वहाँ फिर से उन्हें एक नई समस्या, जैसे कि उनके लेग क्रैम्प्स होते हैं, बैक पेन होते हैं, तो इनके क्या? शरीर पैर ज़्यादा देर नीचे पैर लटका के बैठने पे पैर में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाती है ना। और ब्लड शुगर, एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड शुगर हाई हो जाता है, प्रोटीन लेवल शरीर में हाई हो जाता है, इसके कारण प्रोटीन लेवल जो बढ़ता है उसके कारण एडिमा मिलता है। इसमें एक्चुअली बीपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हम लोग फॉलोअप में जो महिला आती हैं उनको हम लोग पहले बीपी चेक करते हैं ना, उसमें अगर बीपी ज़्यादा है अगर है तो उसमें हम लोग सिर्फ प्रोटीन का भी हम लोग चेक करते हैं, एल्बुमिन वगैरह हम लोग चेक कराते हैं। इसमें अगर किन्हीं का ज़्यादा उसमें प्रीक्लैम्सिया एक टाइप की सिम्टम्स है, जब बीपी हाई हो जाता है ना, तो वो सब की समस्या मिलने लगती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। यस मैम। और दूसरे तिमाही के दौरान ही जो हम लोग कहते हैं फैटल मूवमेंट, जो शरीर जो उस मूवमेंट को कैसे इसमें देखना चाहिए, और कितना मूवमेंट कर रहा है तो हम लोग उसको नॉर्मल समझेंगे, और कब वो उसको हम लोग थोड़ा समझे कि नहीं अभी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम दिन में, यानी 12 घंटे में, जब तक महिलाएं जगी हुई हैं 12 घंटे में एटलीस्ट 10 काउंट्स फीटल मूवमेंट्स हो जाने चाहिए। अगर लग रहा है कि 10 से मेरा बच्चा कम चल रहा है तो उन्हें तुरंत अपने निजी अस्पताल या निजी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर 10 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, अगर 10 तक है फिर भी ठीक है, अगर 10 से जहाँ 8-9 आया तुरंत उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए महिलाओं को। ये तो आपने बताया कि दूसरे तिमाही में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उसके क्या क्या समाधान हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे तीसरे तिमाही की तरफ। तो इस समय में जो होता है वो अंतिम चरण में महिलाएं होती हैं, डिलीवरी का वक्त होता है, और बहुत सारी मीन्स उनके अंदर भी थोड़ा हलचल चलते रहता है कि हाँ अब आगे कैसे हम लोगों को इसको डील करना है, इस अंतिम चरण को। तो इस दौरान कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पे देखी जाती हैं? लास्ट ट्राइमेस्टर में भी वही पैर का स्वेलिंग, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, शरीर में बार बार पेशाब जो होते हैं, यूरिन बार बार यूरिन पास होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लास्ट ट्राइमेस्टर में ये सब अधिक देखने को मिलती हैं। पसीना आना, पाल्पिटेशन होना, लोग पेशेंट को जनरली महिलाएं कहेंगी मुझे धड़कन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो हार्ट जो होता है वो जो फ्लो होता है ब्लड का, वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, इसके कारण उन लोग का धड़कन ज़्यादा बढ़ता है, तो वो लोग डर जाती हैं कि मुझे क्यों धड़कन की बीमारी हो रही है, क्यों पसीना आ रही है। एक्चुअली सारा कुछ जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में सब कुछ का सिक्रेशन एक्सेस हो जाता है, इसके कारण ये सब जनरली समस्या मिलती हैं। तो मैम जैसा आप बता रही हैं कि हाई बीपी हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, तो ये तो कुछ सेमेस्टर मीन्स हम लोगों ने देखा कि दूसरे तिमाही से ही लगभग शुरू हो जाती है, तीसरे तिमाही में आके थोड़ी बढ़ जाती है। तो इनके क्या कारण मतलब होते हैं जिन कारण से ये बढ़ जाती है? इनके कारण मैंने बताया ना, इनके कारण मैंने वही सारी प्रोटीन का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ये सब के कारण हो जाती है। जिनमें अगर बीपी अगर नॉर्मल है, प्रोटीन अगर नॉर्मल, तो उस महिलाओं में ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। जिनमें अगर बीपी एक्सेस है, प्रोटीन का लेवल हाई है, तो इस समय प्रीक्लैम्सिया होने की समस्या आ जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। और इस दौरान कई महिलाओं की मीन्स ब्लीडिंग उनका ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है, कभी कभी महिलाओं में वाटर लीकेज जैसी समस्याएं भी होने लग जाती हैं। तो ये किन कारणों से होता है और इनका क्या निदान? वाटर लीकिंग का समस्या जनरली देखने को मिलती है, इसका कोई कारण नहीं कहा जा सकता है, किन्हीं में भी किसी पेशेंट को भी मिल सकती है ना। वाटर लीकिंग का वही जब बीपी हाई हो जाता है के कारण भी वाटर लीकिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसमें हम लोग जनरली पेशेंट को कहते हैं बेड रेस्ट लेने को, अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करने को, उसमें कुछ हम लोग मेडिसिन चलाते हैं इसमें वाटर लीकिंग ना हो, क्योंकि अगर वाटर लीकिंग होगी तो पानी कम हो जाएगा, फिर बच्चा आपको ड्राई हो जाएगा। इसलिए इस सबसे बचने के लिए हम लोग अगर किसी को समस्या है तो अपने निजी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। मैम अगर बात करें कि ये तो हो गया कि गर्भावस्था धारण करना, कि कोई महिला अगर धारण करती हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन वही अगर हम लोग आगे इस पे बात किया जाए कि किसी महिला मतलब बहुत सारी महिलाएं तो बहुत सौभाग्यशाली होती है जो वो गर्भधारण कर पाती हैं, लेकिन अगर कुछ महिलाएं वहीं हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो ये किन कारणों की वजह से वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं? गर्भधारण नहीं करने की बहुत सारी समस्याएं हैं। एक है आपको PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जेनेटिक, और किडनी का ट्यूब बंद होना, बहुत सारी ऐसे समस्या हो जाती है। इसमें एक जनरली आजकल PCOD की समस्या काफ़ी आगे चल रही है इनफर्टिलिटी के केसेस में। मैम ये PCOD क्या है, आप थोड़ा इसे डिटेल में बताएं कि PCOD एक टाइप से एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। जनरली PCOD में बहुत एक्सेस हार्मोन्स जो होता है, मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन की
सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें जनरली आपको लेडीज़ में जनरली एडोलेसेंट जो होती है, कम एज की लड़कियां होती हैं, उसी समय ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। पीरियड में गड़बड़ी होना, मासिक आपको 2-3 मंथ में मासिक स्टार्ट होगा, किन्हीं किन्हीं में को तो 6 मंथ तक महीना नहीं होता है, मासिक धर्म जो कहते हैं। और चेहरे पे बाल आना, अनचाहा बाल आना, हाथों पे बहुत सारा बाल आना, ओबेसिटी सबसे बड़ा इसके कारण है। मोटापा होना ये बहुत बड़ा रोल है इसका पीसीओडी का होने में। मैम इसके जो भी आपने तो ये सारे लक्षण बताए कि हाँ ये सारे लक्षण दिखते हैं, तो इनका फिर निदान क्या है, कैसे इसको निदान के क्योर लिए करें? इस पर सबसे पहले ये है लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आजकल जो लाइफ स्टाइल हमारी बहुत गड़बड़ हो गई है ना, खान पीन, मैदा का ज़्यादा सामान खाना, जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब की खान पीन के कारण भी हमारी ये पीसीओडी की बीमारियाँ होती हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग महिलाओं को या लड़कियां जो आती हैं उनको हम लोग जब इसमें महामारी की जिसमें गड़बड़ी होती है उसमें हम लोग सबसे पहले कहते हैं अपना वेट, जो अगर कोई ओबेस पेशेंट है उसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं अपना वेट कम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए कम, लेकिन वेट कम कीजिए। खान पीन का अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, बाहर के जंक फूड मत खाइए, घर का खाना पीना खाइए। और स्लीप जो होता है 10 बजे से पहले आप सोने की कोशिश कीजिए। और एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज कीजिए। ये तो आपने बताया कि किन कारणों से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिसमें एक पीसीओडी का बहुत ही अहम रोल आपने बताया। मैम अगर बात करें फिर, अगर हम लोग गर्भावस्था से जुड़ी फिर इस पर एक चर्चा जब है तो जैसे गर्भावस्था जो जब भी कोई महिला जो है गर्भ धारण करती हैं तो उस दौरान वो बहुत ज़्यादा घबराने भी लग जाती हैं, उनको घबराहट होती है, उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे, तो उनके लिए वो तैयार नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो गर्भ धारण के लिए तैयार रहती हैं, मेंटली वो खुद को प्रिपेयर कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद आने वाली जो समस्याएं हैं, जिस तरह से हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके शरीर में, तो उसको वो लोग किस तरह से मैनेज करके चले, ताकि मीन्स वो उसके लिए अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करे कि जो भी चेंजेस आएंगी हमारे साथ तो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस आम समस्या है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद चेंजेस शरीर में अपने आप वो हार्मोनल चेंजेस धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है। महिला अपने आप को बिजी रखना, एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह मेडिटेशन करना, योगा करना, खान पीन में ध्यान देना, 2-2 घंटे कुछ कुछ खाते रहना, थोड़ा जिस चीज़ में हॉबी है उनको कुछ चीज़ की हॉबी है, पेंटिंग करना, डांस, हल्का हल्का कुछ कुछ अपने वो मेडिटेट करते रहें, अपने आप को बिजी रखें, डांस करें, नॉवेल पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो वो धीरे धीरे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती हैं। मतलब कि अगर हम घबरा रहे हैं कि हाँ अब क्या क्या चेंजेस आए, तो इसलिए मैम का कहना है कि अपने आप को इंगेज रखें, जितना हो सके उतना इंगेज रखें। उधर ध्यान अगर हम लोग स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस ऑब्वियसली होगा ही, तो इसलिए जितना हो सके खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जैसे इन दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड बहुत डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि फेटल का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है, उनके धड़कनों की क्या मूवमेंट है, तो इन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्यों कराना चाहिए? देखिए इसके लिए अल्ट्रासाउंड हम लोग जो हमारे जब पास आती है पेशेंट, उन लोग को हम लोग बताते हैं फर्स्ट 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ, स्टार्टिंग का 1.5 मंथ में एक यूएजी हो जाना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम केसेज में आफ्टर 6 वीक्स में ही फिर बच्चे का जो होता है हार्ट रेट होता है वो 6 वीक्स to 7 वीक में पता चल जाता है ना, तो उस समय ही अगर हार्ट रेट आ गया है तो एक यूएजी उस समय हो जाना चाहिए। अगर उस समय है किन्हीं को हार्ट रेट नहीं आता है तो वो मिसकैरेज का या मिस्ड एबॉर्शन की समस्या हो जाती है, तो वो पहले ही रूल आउट हो जाता है कि ये आगे चल के कंसीव प्रोग्रेस नहीं होगा ये प्रेगनेंसी, तो उसी समय उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं, है ना, अगर उसमें हार्ट रेट नहीं है 6 वीक में। एक तो ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 वीक में हो जाना जी। फिर हम लोग सेकेंड अल्ट्रासाउंड एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपको 18 से 20 हफ्ते में हो जाना चाहिए। उसको हम लोग लेवल 2 कहते हैं, एनोमेली स्कैन। इसमें बच्चे का जेनाइटल एनोमेलीज, बच्चे का जैसे फीटस हुआ, बच्चे का आइज कैसा हुआ, क्लेफ्ट पैलेट और लिप्स कटा हुआ तो नहीं है, जीभ कटा हुआ तो नहीं है, लेग्स कैसा है, हार्ट कैसा है, वेसल्स कैसा है, ये सब हम लोग को सेकेंड टाइमेस्टर में यानी 18 से 20 वीक में एक एनोमेली स्कैन होता है, वो तो करा ही लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो होता है लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सारी ये समस्या फीटस में मिलती है। किन्हीं का डिलीवरी के समय पता चलता है कि सर बड़ा हो गया, अगर किसी बच्चे का ऐसा है तो इसके लिए हम लोग तो फर्स्ट वीक मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर में हम लोग फॉलिक एसिड देते हैं, जिसके कारण बच्चे का फीटल हेड बड़ा ना हो, बच्चे का सब कुछ नॉर्मल है। कि फॉलिक एसिड जो बताना मैं चाह रही हूँ, फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी जब कोई महिला जब प्रेगनेंसी प्लान करती हैं उनको 2 मंथ पहले ही हम लोग प्लानिंग करने के 2 मंथ पहले ही हम लोग फॉलिक एसिड लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आगे वो बच्चे का ग्रोथ को ठीक करे, बच्चे का आइज हेड वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना आए। और एक सेकेंड
अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है। एक अल्ट्रासाउंड तो आपको मैंने बताया कि सेकेंड टाइमेस्टर में 18 से 20 वीक में एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए, और फिर थर्ड अल्ट्रासाउंड आपको 7th मंथ के बाद एक कराना चाहिए। इसमें बच्चे का प्लासेंटा देखते हैं, बच्चे का सीधा या उल्टा है, बच्चे फिट मतलब जो बच्चे का होता है फिटस या जो भी उल्टा है सीधा वो हम लोग देखते हैं, है ना। और एक लास्ट अल्ट्रासाउंड, एक 4th अल्ट्रासाउंड होता है, वो हम लोग का जो डिलीवरी का टाइम होता है उस समय के अल्ट्रासाउंड कराते हैं। 4 अल्ट्रासाउंड मस्ट है ये कराने के लिए। मैम कभी कभी जैसे बच्चे होते हैं उनके, जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि उनकी धड़कन को जांचो, तो ये जैसे कौन से आपने कहा कि कौन से अल्ट्रासाउंड में ये हो जाता है? ये धड़कन तो आपको फर्स्ट टाइमेस्टर में 6 to 7 वीक में करा लेना चाहिए बच्चे का धड़कन के लिए। और एनोमेली स्कैन जो लेवल 2 का है, जो बच्चे का सब कुछ पता करने के लिए कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर में, वो हम लोग एनोमेली स्कैन कहते हैं लेवल 2। वो हर पेशेंट महिलाओं को लेवल 2 एकदम कराना चाहिए 18 से 20 वीक में। ओके, ये तो आपने अल्ट्रासाउंड के भी बारे में बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग अपने जो कि कोई भी महिलाएं अगर उनके वो प्रेग्नेंट है तो उनके बच्चे की मूवमेंट सही तरीके से हो रही है नहीं, आगे चल के कोई इससे जुड़ी समस्याएं ना हो जाए। अगर कोई भी अब महिला अगर किसी बच्चे को जन्म दे रही हैं और उस बच्चे के साथ उनकी बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, और उसके बाद अगर वो बच्चे को वो कुछ अलग तरीके से वो देखती है, अगर सर जैसा मैम ने बताया कि सर बड़ा हो जाना या किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या उस बच्चे में उनको देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा उनको देख करके भावनात्मक भी ठेस पहुंचता है। तो इन सब से बचने के लिए आप, मैम ने जैसा कहा कि अल्ट्रासाउंड का ज़रूर सहारा लें, और हर जैसे मैम ने कहा कि 4 लेवल्स में अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, तो वो भी एकदम आप टाइम टू टाइम करवाते रहें। तो मैम अब बात अगर इसके आगे फिर करें तो जैसे अभी रूरल एरियाज़ में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा कुछ उतना नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, या कुछ जानकारियों का अभाव के कारण भी उनके साथ कुछ अनहोनी होती रहती है गर्भावस्था के दौरान। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए आजकल हमारे प्रशासन ने, हमारे जो हैं चीफ मिनिस्टर, ये जो भी हैं, हमारे जो आशा दीदी लोग जो बहाली किए हुए, वो लोग आशा दीदी लोग हर घर घर में जाकर इनके लिए पेशेंट लोग को इनकरेज करती हैं, खान पीन के बारे में बताती हैं, अपने निजी PSC अस्पताल में बोलती हैं रूटीन चेकअप के लिए जाइए, उन लोगों को टीकाकरण कब कराना है, टेटवेक कब लेना है, किस वीक से लेना है, वो सारा कुछ आशा दीदी लोग का काम है। वो सबको मतलब उत्तेजित करती हैं, सबको जानकारी देती हैं, और वो महिलाओं को उनकी आशा दीदी लोग की बात को सुनना भी चाहिए, है ना, क्या बोल रही हैं, कैसे क्या, वो सारा कुछ बताया जाता है कि कैसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या खान पीन करना है, कब टीकाकरण करना है, कैसे रहना है, सारा कुछ बताती हैं। और मैम जब अगर बात प्रेगनेंसी की यहाँ हो रही है तो फिर जैसे प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी महिलाओं में मिल्क फीडिंग को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी पहले तो समस्याएं जो होंगी जिनको आप हाईलाइट करना चाहें कि हाँ ये समस्याएं आमतौर पे देखने को मिलती है, तो वो आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें। मिल्क फीडिंग की जो होती हैं, एक्चुअली जब बच्चा जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर ही माँ का जो प्रथम जो दूध होता है, इसको पानी कोलेस्ट्रम हम लोग कहते हैं, वो अमृत होता है एक बच्चे के लिए। वो तो मस्ट, उसको पहले के ज़माने में वो लोग दादी नानी लोग बच्चों को सबसे पहले वो शहद डालती थी, जो कि गलत है। शहद तो पहले डालना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे का माँ का जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम, जो प्रोटीन अमृत होता है बच्चों के लिए, वो कोलेस्ट्रम तो देना ही चाहिए। अगर किन्हीं महिलाओं में अगर मिल्क सेक्रेशन अगर नहीं पिला पा रही हैं, दूध नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे कुछ हम लोग पाउडर देते हैं, है ना। बाहरी दूध तो अगर लगाइएगा फर्स्ट टाइम बच्चों को, तो बच्चे क्या, कोई भी हम हैं या बच्चे कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, तो उन लोग को आराम से अगर कोई स्पून से या कॉटन से बाहरी दूध दे रहा है तो उन लोग को वो हैबिट हो जाता है बच्चे को। इसे कोशिश कराइए कि वो माँ का जो निप्पल होता है उसको पकड़े, सक करे। जैसे ही बच्चा वो सक करेगा तो वो अपने वो दूध अपने आप बाहर आएगा। सकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो जिन महिलाओं में आपने जैसा कि कहा कि कुछ महिलाओं में नहीं हो पाता है ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला या मिल्क का जो प्रोडक्शन हो, तो ये किन कारणों से होता है? एक्चुअली प्रेगनेंसी के में कोई जगह ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो जनरली उन लोग कभी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक ज़्यादा चल जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी या सिजेरियन जो होता है, उसके कारण एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा चल जाता है उसके कारण भी दूध सूख जाती है ना। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर अच्छा खान पीन नहीं हुआ उसके कारण भी मिल्क नहीं अच्छे से प्रोडक्ट हो पाता है, इसके कारण भी दूध कम आता है। लेकिन अगर बच्चा कोशिश करेगा और माँ बच्चा दोनों, बच्चा दोनों, अगर माँ चाहेगी दूध पिलाना और बच्चा चाहेगा वो सक करना, तो धीरे धीरे वो दूध आना ही लगेगा। अगर खान पीन महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी के टाइम में खान पीन प्रोटीन डाइट ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो दूध आएगा ही आएगा। एक दिन नहीं आएगा, सेकेंड डे थर्ड डे से दूध आना ही आना होगा। और ये तो हमारा ये सवाल रहा कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या फिर जो मिल्क फीड बच्चे को कराती हैं माताएं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है
कि आप भी कोशिश कीजिए, और खैर बच्चे तो कोशिश करते ही हैं, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैम ने कहा कि उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैम, अब जब हम प्रेगनेंसी के आगे जब बढ़ते हैं, इस दौरान में जैसे बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है ना कि स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो मेंटली थोड़ा फिट नहीं रह पाती है, बहुत कुछ सोचने लग जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? मेंटलिटी फिट कैसे नहीं रहेगी? मेंटलिटी फिट रहने के लिए मैंने पहले भी बताया था, योगा करें, अपने आप को बिजी करें, ज़्यादा कुछ सोचे नहीं, अपने बच्चे के लिए सोचे, अपने आने वाले बच्चे के लिए सोचे बस। तो इनसे उनके स्वास्थ्य पे क्या स्वास्थ्य के लिए बहुत, पड़ता अगर है? वो मेंटलिटी ज़्यादा, वो अगर टेंशन लेंगी, ज़्यादा सोचेंगी, तो बच्चे पे फर्क पड़ेगा, बच्चे का चलना मूवमेंट कम हो जाएगा, बच्चे का जो माँ के जो प्लासेंटा से जो बच्चे शक करते हैं अपना डाइट, वो सब उनका शक करना वो कम हो जाएगा, बच्चे पर काफ़ी असर पड़ेगा। मैम, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जैसे माँ जो भी खाती हैं या जो भी वो लिक्विड ही अगर वो ले रही हैं, तो बच्चे में जैसे बहुत ऐसा हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, कुछ खाने पीने में जो उनके डाइट का भी कैसा होना चाहिए, कैसा उनका डाइट रूटीन होना चाहिए जो बच्चे के लिए हेल्दी हो? डाइट में बैलेंस डाइट होना चाहिए। महिलाओं को बैलेंस डाइट में सब कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन तो लेना ही लेना है, लेकिन डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, आयरन, फल फूल, हरी साग सब्जियाँ, दूध तो महिलाओं को डेली आधा लीटर दूध गाय के एकदम डेली लेना चाहिए, 1 पाव सुबह 1 पाव शाम में, आधा लीटर से कम, न ज़्यादा न कम, एटलीस्ट आधा लीटर जरूर चाहिए। और हम लोग कम एक्स्ट्रा में कोई भी हुआ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन पाउडर है वो हम लोग देते हैं, लेकिन दूध की मात्रा और प्रोटीन डाइट एक्सेस होना चाहिए। और मिल्क के अलावा और क्या? मिल्क के अलावा ड्राई, ये आप ग्रीन हरी साग सब्जियाँ, फल फूल, ये सब खिलाइए। दाल, इनका क्या स्केड्यूल होना चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि जैसे महिलाएं उठती हैं, अपने बेड के पास वो कुछ बिस्किट्स या कुछ फ्रूट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रखे, जैसे ही बेड से उठने से पहले वो कुछ ले ले, उसके बाद ही वो अपना बेड छोड़े, और उसको उठने के बाद वो 2 घंटे के अंदर ही ब्रश वगैरह कुछ करके कुछ खा ले। 2 रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं, लेकिन खाएं। उसके बाद ही ज़्यादा, एक ही बार ज़्यादा भोजन नहीं करना है। 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा डाइट लेकिन लेते रहना है, 2-2 घंटे पे लेकिन खाते रहना है। ये तो हो गया कि डाइट से जुड़ी कुछ जो भी समस्याएं तो इसे नहीं कहेंगे मैम, जो डाइट आपको क्या लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट, और हर कुछ घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल आपका नहीं, आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप हर कुछ घंटे पे, जैसा मैम ने बताया 1 घंटे पे आप 1 या 2 घंटे पे कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहें। तो मैम, अगला सवाल मेरा इससे ये रहेगा आपसे कि जैसे एंटीनेटल चेकअप करके कुछ एक आता है, तो वो क्या होता है, और इस दौरान आप क्या सजेस्ट करती हैं महिलाओं को? एंटीनेटल चेकअप एटलीस्ट 4 बार होनी चाहिए, है ना, 4 कम से 3 से 4 होनी चाहिए। फर्स्ट विजिट होता है वो फर्स्ट टाइमेस्टर में, क्या होता है ANC नंबर 1 हम लोग कहते हैं। इसमें जनरली जो महिलाएं आती हैं उसमें हम लोग रूटीन चेकअप, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, है ना, जिसमें शरीर में बच्चों में, ये महिलाओं को ये हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, एनीमिया का उसी समय रूल आउट करते हैं। और उसमें हम लोग फर्स्ट ANC मतलब फॉलिक एसिड देते हैं महिलाओं को खाने के लिए दवा के, और खान पीन बताया जाता है कि कैसे क्या खाना है। और सेकेंड ANC होता है वो सेकेंड टाइमेस्टर में होता है, उसमें भी हम लोग फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन कैल्शियम ऐड करते हैं, प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं। और अगर किसी को समस्या है BP की, तो हम लोग BP की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और फिर थर्ड ANC में हम लोग फिर वही विजिट, वेट का BP रूटीन चेकअप एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। और उसमें भी हम लोग आयरन कैल्शियम के साथ साथ, अगर किन्हीं को फर्स्ट प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर मिसकैरेज का हिस्ट्री है या फैमिली में हिस्ट्री है मिसकैरेज का, तो हम लोग उसमें साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन होता है ड्रग्स, वो हम लोग ऐड करते हैं। और फिर लास्ट टाइमेस्टर में हम लोग फिर वो प्रोजेस्टेरोन को हम लोग विड्रॉल करते हैं, आयरन कैल्शियम और प्रोटीन, बस ये हम लोग स्टार्ट रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं लास्ट टाइम तक। बहुत अच्छा मैम। और आखिरी में मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप हमारी महिलाओं को, हमारे महिला दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम जनरली महिलाओं को, जनरली जो होती हैं गांव की महिलाएं, उनको हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं, आप लोग अपने नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जैसे ही आप लोग प्रेग्नेंट होती हैं, अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मिलें, अपनी डॉक्टर दीदी से या आशा दीदी से मिलें कि मुझे कहाँ चेकअप कराना है, अपने से मिलें। आप अपने खान पीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक रखें, आयरन लें, अपने शरीर में ब्लड की समस्या को कम नहीं होने दें, बच्चे के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य रखें। आप ठीक रहेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए खान पीन में और सुबह सुबह योगा जरूर करें, बस।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you. आशा करती हूँ कि मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। गर्भावस्था से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनमें हम लोगों ने खुल करके बातचीत की। इस दौरान जो जो समस्याएं आती हैं मैम ने उन सब के समाधान भी बताएं। आशा करती हूँ कि आप सभी महिला दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिला होगा। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्कार।